हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। तो आज का हमारा ऐसे टॉपिक था प्रिवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा अब तक। तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के बारे में, जो बेसिक्स उसके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद विल गो फर्दर ऑन द ऐसे डिस्कशन। और अगर आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो विल स्प्लिट इट इनटू टू। आज हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में, और कल की या परसों की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कि मॉडल आंसर को एक्चुअली में लिखना कैसे है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम आपने इन्फॉर्मेशन तो दे दी बट उसको 300 वर्ड्स में हम लिखे कैसे, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। पैराग्राफ्स को लिंक कैसे करें, कैसे अपनी स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करें या कंक्लूजन कैसे डालें, वो हमें नहीं समझ आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। तो विल सी, पहले हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हम ऐसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। सो टॉपिक था प्रेवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसका। इट रेफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन पर्सनल्स इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ आती है। जब भी हम माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो होता है अंडर नरिशमेंट, कि उसके अंदर 3 चीज़ें आती है जो GHI भी यूज़ करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जैसे इसमें स्टंटिंग आ जाएगा, वॉस्टिंग आ जाएगा, अंडरवेट आ जाएगा। उसके बाद होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और उसके बाद लास्ट में होता है ओबेसिटी। तो ये 3 चीज़ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अंदर हम काउंट करते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है, अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। यहाँ पे आप ओबेसिटी भी डाल लीजिए। बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स है वो कहीं ना कहीं आपकी डाइटरी इनटेक में कम है। इसको आप एक तरीके से ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को आप हिडन हंगर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम एज अ हिडन हंगर भी कहीं बार न्यूज़पेपर में हमने इसे पढ़ा है। तो जो भी कोई आर्टिकल आपको मिले माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, कोई आपको उसमें डेटा इंपॉर्टेंट मिले या कोई आपको स्टेप या सजेशन इंपॉर्टेंट मिले, तो वो आप इसे में अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइएगा। आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा याद नहीं करना है, वो माइंड में एकदम खिचड़ी पका देगा। हमें बहुत सिंपल सा डेटा याद करना है। जैसे ICMR के हिसाब से 2017 की रिपोर्ट है, माल न्यूट्रिशन वॉज द प्रीडोमिनेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर्स इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिकली इस डेटा को आप याद कर सकते हैं कि ICMR के डेटा के हिसाब से माल न्यूट्रिशन हैज़ बिकम मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा ना, तो आप इसमें याद कर लो कि माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम मेजर कंट्रीब्यूटर है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के लिए इंडिया के अंदर। ये ICMR का डेटा है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं। ये हर साल न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। तो 2022 का लेटेस्ट है अभी तक, तो वही हमने डाल लिया है। उसमें इंडिया की रैंक 107 आई है। अच्छा, इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज का कुछ और कहना है और GHI का डाटा कुछ और कहता है। तो इंडियन एजेंसी का बेसिकली ये ब्लेम है कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट नहीं करते हो इंडिया से, इसलिए इंडिया की रैंकिंग इतनी कम आती है। आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया इज़ समवेयर अराउंड 107। तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा डेटा, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो, इसी डेटे के हिसाब से हमने क्या डाला है, जो प्रेवलेंस है अंडर नरिशमेंट का इंडिया में, वो एक्चुअली में इंक्रीज़ हो गया है। पहले 14.6% था, अब वो 16.3% हो गया है। तो बहुत ईजी है। ICMR के डेटा के हिसाब से अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है इंडिया में, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको याद करना है। GHI जो लेटेस्ट डेटा होगा उसकी रैंकिंग याद करनी है, और उसमें डालना है कि जो प्रिवलेंस है माल न्यूट्रिशन का वो इंक्रीज़ हो गया है 14% से, अब वो हो गया है 16%। तो बस ये 3 डेटा भी अगर आप याद कर लोगे तो वो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीज़न्स क्या है माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के इंडिया में। अच्छा, रीज़न मैंने बहुत बार बताया, आपको पॉइंट वाइज याद करने हैं। आपको याद पॉइंट वाइज करने हैं, ताकि जब आपके पास 300 वर्ड्स का essay आए लिखने के लिए तो आप फटाफट लिख सको। बहुत लंबे लंबे आप रीज़न याद करोगे ना, तो आप लिख ही नहीं पाओगे उस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला रीज़न तो हमारा है पॉवर्टी का, कि इतना पैसा भी तो हो हाथ में कि हम हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर सके। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है हमारा। अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट बिकम एन इशू। क्या होता है, पॉवर्टी ये एक तरह की ना साइकिल में ट्रैप होके रह जाते हैं। आप
आपके पास इनकम सोर्स बहुत लिमिटेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका हेल्थी डाइट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। तो जो वुमेन होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको बहुत अच्छी डाइट नहीं मिलती है, तो जो उनके बेबीज़ होते हैं वो अंडर नूरिश्ड पैदा होते हैं, फिर वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम करते हैं, वो पोवर्टी साइकिल एक तरीके से ट्रैप होती चली जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पोवर्टी सबसे मेन कारण है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम का। सेकेंड है चेंजिंग लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। देखो आजकल का जो कल्चर हो गया है, पहले एक टाइम था कि आप किस टाइम खाना खा रहे हो, देयर इज़ अ टाइम कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो। अब एक तो वो टाइम डिस्टर्ब हो गया है, ऊपर से साइकिल भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है, स्लीप साइकिल भी आपकी चेंज होती जा रही है। उसके बाद से आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है, जो आपकी फूड हैबिट्स है, वो चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हिडन हंगर की प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों में, जो अच्छे से कमा रहे हैं उसके बाद भी उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। वो इस वजह से है कि जो उनका फूड हैबिट्स है उसमें असेंशियल जो मिनरल्स या वाइटमिन्स होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो ये चेंजिंग लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। थर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो फूड जैसे प्रोडक्शन ऑफ यहाँ वीट लिखी है, दिस इज़ नॉट फूड। इंक्रीज प्रोडक्शन हो चुका है वीट और राइस का, लेकिन जो बाकी चीज़ है जैसे मिलेट्स के ऊपर हम अब जाके बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मिलेट्स के ऊपर। और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ न्यूट्री सीरियल्स। वो आपकी सारी न्यूट्रिशियस जो डाइट है, जो इनटेक है आपका, वो उसको हैंडल करेगा। तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा था हमारा, क्योंकि सारी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो मोनोकल्चर हो रही थी। वीट एंड राइस को प्रमोट करते करते हम अपना जो न्यूट्रिशियस क्रॉप है मिलेट जैसे, उनको इग्नोर करने लग गए थे। तो ये एक पॉइंट हो गया है। फोर्थ पॉइंट है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस आई थिंक सबको पता ही होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसका सबसे फेमस आप लोगों ने पता भी होगा, इसमें लीकेजेस बहुत विटनेस होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। जो पीडीएस में ग्रेन्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पहले ही बेच दिए जाते हैं, करप्शन बहुत है, एंड कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है, जिसके लिए पीडीएस एक्चुअली में है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो बहुत ज़्यादा लीकेजेस है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिफ्थ पॉइंट है पेट्राई की। अच्छा, इंडिया में बहुत फेमस है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से माल न्यूट्रिशन जो इंडिया में है ना, वो एक जेंडर्ड प्रॉब्लम है। जेंडर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जेंडर स्पेसिफिक है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा प्रिवलेंट है कंपेयर टू बॉयज़। और उसके पीछे ये होगा कि पेट्राइकल माइंडसेट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो क्या होता है, जब आप पोवर्टी में होते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, तो खाना कम बनता है, तो हम क्या सोचते हैं, पेट्राइकी में बेसिकली ये थिंकिंग होती है कि जो घर में लड़का है, जो बेबी बॉय है, उसको ज़्यादा फीड कर दिया जाए कंपेयर टू बेबी गर्ल, क्योंकि उसकी तो शादी ही करनी है, तो वो बेसिकली हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो इस सोच को हम पेट्राइकल माइंडसेट बोलते हैं। इसकी वजह से ही मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा प्रिवलेंट है कंपेयर टू बॉयज़। उनके हिस्से का खाना आप बॉयज़ को दे रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है। और लास्ट हो गया लोली स्टेटस ऑफ वुमेन। ये इस बात से साफ़ होता है कि जब प्रेगनेंसी आती है तो जो डाइटरी इंटेक होनी चाहिए प्रॉपर, वो डाइटरी इंटेक प्रॉपर हो ही नहीं पाती है। आयरन, फॉलिक एसिड, इंपॉर्टेंट वाइटामिन, इन सब की कमी रहती है, जिसकी वजह से जब बेबी पैदा होता है तो वो अंडर नरिश्ड पैदा होता है। फिर वो जब बड़ा होता है तो वो उसको कैरी कर रहा होता है अपनी बॉडी में, क्योंकि उसके बाद भी इतना ज़्यादा डाइटरी हैबिट उसकी चेंज नहीं होती है या डाइटरी इंटेक उसे नहीं मिल पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत अच्छे से डाइटरी इंटेक लेना चाहिए, ताकि जो हेल्दी बेबी हो वो पैदा हो सके। तो ये कुछ रीजंस हैं जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में क्यों प्रिवलेंट है उसको दिखाते हैं। चलिए अब गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं। कभी भी कोई ऐसे आए ना, तो आपको उसमें हमेशा गवर्नमेंट अप्रोच बतानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वर्ड्स की कमी है तो आप सजेशन दे सकते हो, बट अगर आपके पास वर्ड लिमिट है तो एक गवर्नमेंट अप्रोच देकर फिर आप अपना स्ट्रैटेजी या सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है पोषण अभियान। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू ऑल, मुझे ये बताइए, ये पोषण अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुआ है? दिस इज़ पार्ट ऑफ योर पेपर 1। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन दिस कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, और ICDS में टारगेट ग्रुप कौन कौन से है।
ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो ये दोनों आप बताइए। टारगेट ग्रुप से मेरा मतलब है कि मेन है, वुमेन है, या कौन कौन है वो आप बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए आज के। सबसे पहला हमारा है पोषण अभियान, जो गवर्नमेंट का है। इट टारगेट्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट। ये इसमें फिगर दे रखी है। अगर आपको ये फिगर भी याद नहीं होती है ना, और आप बस इतना ध्यान रखते हो, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, बेसिकली इसका नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो अगर आपको ये फिगर भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप बस ये बोलो कि ये टारगेट करता है रिड्यूस करने के लिए स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, एनीमिया को और लो बर्थ वेट को। ये 3 चीज़ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा। बस ये 3 चीज़ भी याद कर लीजिए, टारगेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ICDS का। ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है एक तरीके से, कि स्टार्टिंग से ही आपका ध्यान रखा जाए, चाइल्डहुड केयर यहीं से स्टार्ट हो जाए, आपकी डाइटरी इंटेक भी, आपका सप्लीमेंटेशंस भी, सब यहीं से स्टार्ट हो जाए। और मेरे ख्याल से, चलिए टारगेट ग्रुप मैंने पूछे हुए हैं इसमें, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है एंड वॉज लॉन्च्ड इन 1975। थर्ड इज़ मिड डे मील स्कीम। ये बहुत फेमस है। अक्षय पात्रा और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी अबाउट रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम के ऊपर। उनका ये कहना था कि हम जो खाना देते हैं हम उसमें शायद गार्लिक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे एथिक्स के अगेंस्ट था, उनका ये कहना था। बट गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमें डाइटरी इंटेक का ध्यान रखना है बच्चों का, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है वैसे, बट इट्स ओके। तो मिड डे मील स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके चक्कर में बच्चों ने स्कूल आना स्टार्ट करा, और गवर्नमेंट कोशिश करती है, अगर आपने कभी गवर्नमेंट स्कूल विज़िट करा हो जहाँ पे मिड डे मील स्कीम मिलती है, तो आप नोट करोगे कि मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरा उनका चार्ट बना रहता है, और वो प्रॉपरली फॉलो होता है। बहुत जगह पर जहाँ नहीं होता है वहाँ पर लीकेजेस की प्रॉब्लम है, बट मोस्टली जगह पे फॉलो होता है। तो ये चीज़ है। फोर्थ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये क्या है, सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच। और सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन बेसिकली राइस, वीट और कोर्स ग्रेन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी। ये भी आपको याद होनी चाहिए कि इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट है रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन बाई 2030। हमारा माल न्यूट्रिशन ख़त्म करने का नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी में टारगेट 2030 का है। ये याद रखना, हो सकता है टारगेट पूछ लिया जाए पेपर 1 में कि टारगेट कौन से ईयर का है, तो इसलिए याद रखना है। तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, मैंने हर बार बताया, चाहे सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो या क्लाइमेट चेंज हो, सॉल्यूशन ऐसी चीज़ है क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सॉल्यूशन तो खड़े खड़े कोई भी आदमी दे देता है ना। वैसे भी आप पर्सनल लाइफ में देखिए, आप एक आदमी को बताओगे मेरी ये प्रॉब्लम है, वो आपको 10 सॉल्यूशन दे देगा। अच्छा CAPF नहीं निकल रहा तो तुम इसकी तैयारी कर लेते, तो तुम ऐसे कर लेते। तो ये यहाँ से है कि सॉल्यूशन बहुत ईजी होते हैं प्रिपेयर करने। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हम अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं वो ये है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हम हेल्थ और सैनिटेशन में प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सके। सबको पता है ना कि सैनिटेशन इज़ समवेयर लिंक टू माल न्यूट्रिशन ओनली। किसी को कोई ऐसा है जिसको इसका लिंकेज समझ नहीं आ रहा हो, तो बेसिकली क्या है कि जब सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है तो डिसीज़ की प्रॉब्लम आती है, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। तो अब क्या होता है, जो हमारा सपोज़ करो हमने 70% तो हमने डाइटरी ली है इंटेक, उसमें से हमारी 40% डाइटरी इंटेक जो एनर्जी थी वो डिसीज़ को फाइट ऑफ करने में चली गई, तो बॉडी को तो सिर्फ 30% ही लगी। अगर सैनिटेशन प्रॉपर होता और हमें डिसीज़ नहीं होती तो बॉडी को पूरी 70% एनर्जी लगती, बट हमारी सिर्फ 30% ही लग रही है। तो इसलिए बोल रहा है कि आधी एनर्जी जो ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ डेवलपमेंट में यूज़ होनी चाहिए थी वो तो डिसीज़ को फाइट ऑफ करने में चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा लिंकेज है सैनिटेशन और माल न्यूट्रिशन का। सेकेंड पॉइंट है कि लोकल बॉडीज़ को फंड करना चाहिए ताकि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट कर सके और अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उनको इम्प्रूव कर सके। जैसे पंचायत को डे टू डे मतलब होना चाहिए कि हफ्ते में या महीने में एक बार अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम या कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए। डाइवर्सिफाइंग करनी चाहिए फूड बास्केट को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। जैसे उसमें यह है कि हम मिलेट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है, हमारा इतना बड़ा इंडिया है, ज़रूरी नहीं है कि सब वीट
राइस और कोर्स ग्रेन की ही डाइट हो। जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो बहुत हद तक उनकी डाइट नॉनवेज होती है, उनकी बहुत हद तक डाइट का जो पार्ट है वो फ़िश ईटिंग से आता है। तो आप सबको वन शू फिट अप्रोच में नहीं डाल सकते हो। तो हम यही बोल रहे हैं कि आपको हर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके एक डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट बनानी चाहिए, जिस रीजन में जो डाइट सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है कि पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो उसमें लीकेजेस या करप्शन की प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली लीक ऑफ को बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें इनोवेटिव अप्रोच को डेवलप करना चाहिए। इनोवेटिव अप्रोच से आप समझ रहे हो बायोफोर्टिफिकेशन टाइप ऑफ अप्रोच। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी है, इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, या तो रिपोर्ट राइटिंग के में फॉर्मेट में या फिर एसे के फॉर्मेट में ही। तो जैसे राइस को लेके बात होती है बायोफोर्टिफिकेशन में, अगर आपको पता हो तो ये कुछ अप्रोच है जो हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये आपका मालन्यूट्रिशन का यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ हमने आपको मैटर सारा डिस्कस कर लिया है कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या हो सकती है, रीज़न क्या है प्रेवलेंस के, डेटा भी डाल दिया है, और व्हाट इज़ मालन्यूट्रिशन वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम एक काम करेंगे, परसों की क्लास में या फिर डे आफ्टर टुमारो हम डिस्कस करेंगे मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन को, ताकि ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इंफॉर्मेशन यूज़ करके लिखना कैसे है ऐसे। क्योंकि हमारा टारगेट है 300 वर्ड्स के अंदर कंटेंट अच्छा देना, और उस कंटेंट के साथ हमें वर्ड लिमिट भी ब्रीच नहीं करनी है। ये हो जाता है ना मैडम, इन्फॉर्मेशन तो है बट हमें समझ नहीं आ रहा कि लिखे कैसे। तो वेगनेस नहीं आनी चाहिए आपके ऐसे में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समझ ही नहीं आता ये लिखना क्या चाह रहा है या चाहती है। तो मालन्यूट्रिशन का हम ऐसे स्टार्ट 1-2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पोषण अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो बताना है, और ICDS में टारगेट ग्रुप बताने हैं। तो ये दोनों आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। तो हम कल देखते हैं, कल हम कोशिश करेंगे हमारा जो एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन रह गया था, राइजिंग टेम्परेचर और एग्रीकल्चर का लिंकेज, हम उसके ऊपर ऐसे डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।